जैविक हथियार पर चीन की तैयारियों का खुलासा हुआ है। जैविक हथियार से दुनिया को ब्लैकमेल करने की चीनी मंशा है, ये सूत्र बता रहे हैं। जैविक हथियार पर चीन ने कई स्तर पर टेस्ट किए हैं। अमेरिकी सीक्रेट पेपर्स के जरिए ये खुलासा हुआ है। और अमेरिकी सीक्रेट पेपर्स में आखिर क्या खुलासा हुआ है, आइए जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। ये जो रिसर्च है कि जैविक हथियार पर चीन का ये जो प्लान है, चीन की जो साजिश है, चीन किस तरह शातिर तरीके से इस प्लान को अंजाम देने में लगा हुआ है ताकि दुनिया की नज़र चीन पर जाए और जैविक हथियार क्या बनाने में इस वक्त चीन मशगूल है। और ये जो साजिश है वो क्या है, एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट, उसके जरिए खुलासा हुआ है। जल्दी बिग बॉल के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ आया है। ये देखिए, सबसे पहले चीन के पास जैविक तकनीक का एडवांस मूलभूत ढांचा, जिसमें जैविक हथियार पर चीन का ये घातक प्लान सामने आया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सार्स H5N1 फ्लू पर रिसर्च की गई है। चीनी वैज्ञानिकों के पास हवा के जरिए वायरस फैलाने की तकनीक है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। चीन के 8 अनुसंधान केंद्रों में घातक वायरस को म्यूटेट किया गया। चीनी डिफेंस सेक्टर से जुड़े 12 सेंटर्स में जैविक हथियारों पर रिसर्च की गई। इसके अलावा PLA से जुड़े 30 सेंटर्स में जैविक हथियारों पर रिसर्च की गई। जानवरों पर जैविक हथियारों के इस्तेमाल के कई सबूत मिले हैं। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें, डॉक्टर विवेक, ये हम तमाम वो पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि अमेरिकी रिसर्च रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर DS राणा साहब हैं, चेयरमैन सर गंगाराम अस्पताल से। राणा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। राणा साहब, ये जो रिसर्च आई है सामने, अमेरिकी रिसर्च, उससे बहुत बड़ा खुलासा होता है। ये खुलासा होता है कि चीन एक शातिर तरीके से बायो वेपन तैयार कर रहा है। जैविक हथियारों के जरिए वो कोशिश में लगा हुआ है कि दुनिया पर अपनी धमक का एहसास कराता रहे। आपको क्या लगता है, इस वक्त जो ताज़ा हालात हैं, कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है चीन में, इसको देखते हुए क्या प्रभाव पड़ेगा? खिलाफ है, ऐसा कोई भी कंट्री करे, चाहे चीन और कोई अगर दूसरा देश करे। और ये तो आप भी कहेंगी, मानेंगी कि इस तरीके से बायो वेपन बनाना जो है वो एक इंसानियत से बहुत बड़ा खतरा है। वैसे भी बहुत गलत बात है। कुल इसी डॉक्टर DS राणा साहब, आपके पास आएंगे। आपकी आवाज़ अभी सही तरीके से नहीं आ पा रही है, तो इसको अभी फिलहाल हम चेक कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ और भी जो बाकी खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए, उनका हम रुख करते हैं। हमारे पास योगेश गुप्ता जी हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं, उनका इस वक्त हम रुख करना चाहेंगे। योगेश गुप्ता जी, ये चीन को लेकर जो बायो वेपन वाली थ्योरी लगातार सामने आ रही है और इसको लेकर तमाम जो प्रूफ है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं, क्या लगता है कि इस थ्योरी में कितना दम है और इसके पीछे आपको चीन की क्या मंशा नजर आती है जो कि अब उसी पर ही उल्टी साबित हो रही है? देखिए, इस तरह की रिपोर्ट्स जो है काफ़ी टाइम से जो है वो पब्लिश हो रही है। जब ये कोविड फैला था 2020 में, तब भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी कि ये जो कोविड फैला है वो कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे थे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, और वहाँ से ये फैला है। उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट्स कंटिन्यूअसली आती रही हैं और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी कि अगर इस तरह की रिसर्च चीन कर रहा है, क्योंकि चीन जो है वो दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी कायम करना चाहता है। और एक तरीका वो जो अमेरिका को हराने के लिए सोच रहा है वो ये यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स है, क्योंकि इससे जैसे हमने देखा कि काफ़ी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन जो है अफेक्ट हो सकती है। तो इस तरह की रिसर्च जो है वो चीन पॉलिटिकल पर्पस के लिए कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप योगेश गुप्ता सर। लौटेंगे आपके पास। देखिए, डॉक्टर DS राणा चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। DS राणा सर, जरा ये समझाइए कि चीन तो हमेशा दुनिया को ये बताता है कि वो सबसे शक्तिशाली है, तो आखिर इस ड्रैगन की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर नहीं कर पा रहा है, काफी नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वहां तो बेकसूर आम लोगों की कोरोना संक्रमण से लगातार मौतें हो रही हैं, हजारों लाखों करोड़ों में आंकड़ा जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार नहीं पा रहा है चीन। देखो, कोई जो पॉलिटिकल क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे पाता हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो बायो वेपन्स हैं वो इंसानियत के विरुद्ध हैं। किसी भी ह्यूमन है, सबको कंडेम करना चाहिए।
चाहे चाइना हो चाहे कोई और देश हो। ये चाइना की पॉलिसी बिल्कुल गलत होगी और चाइना ने बहुत बड़ी गलती की है कि लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगाई जब कोविड था जी। और उसकी वजह से अब वायरस को एक बर्ज रिप्लेसमेंट की है मल्टीप्लाई करने के लिए, और उससे म्यूटेशन पैदा होंगी जो वर्ल्ड का पोटेंशियल खतरनाक हो सकता है। अभी तो चलो ठीक बचे हुए सारे देश, पर इसका पोटेंशियल डेंजर तो है। अच्छा डीएस राणा साहब, एक सवाल आपसे और कि भारत के लिहाज से अगर हम बात करें सर, तो भारत के लिहाज से आपको कितना बड़ा खतरा नजर आ रहा है, या फिर जो एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि भारत को, भारतीयों को जो यहां पर हालात हैं वो बहुत ही डिफरेंट है और ज्यादा डरने की, खौफ में आने की जरूरत नहीं है? हाँ, मैं इसके साथ सहमत हूँ। भारतीयों को, मेजॉरिटी लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। हमारी वैक्सीन वैसे भी इफेक्टिव है। बहुत से लोगों को कोविड वैसे भी हो चुका है, तो हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है यहाँ। तो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से डॉक्टर राणा, जो इन्फेक्शन जो है उनकी जो चांस डॉक्टर राणा, यही सवाल था जो आपने जिक्र किया कि जो यहाँ की आबादी है भारत की, मैक्सिमम आबादी को वैक्सीनेट वो हो चुकी है, तो जो ये नया वेरिएंट है क्या वो असर करेगा? अगर उसकी एंट्री हो भी गई है तो किस हद तक असर कर सकता है? वेरिएंट चाहे कोई भी हो, थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो उसकी होगी। पूरी प्रोटेक्शन चाहे नहीं हो, पर ओवरऑल प्रोटेक्शन होगी। पहले भी कहा था, पहले भी थर्ड वेव या फोर्थ वेव में आए थे वेरिएंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर पाए थे। और अभी तक मेरे ख्याल में इतनी घबराने की बात नहीं है। और इसकी हम तो पूरी तरह तैयार है, सारा देश पूरी तरह तैयार है फाइट करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त ये कि थोड़ी बस अपनी परहेज करो, अपना जो कोविड बिहेवियर उसको प्रिपरेट करते रहिए, और बाकी तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर, दुनिया के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। हार्ड इम्यूनिटी यहाँ पर सबसे ज्यादा है और सरकार लगातार प्रिकॉशन लेने के निर्देश भी जारी कर रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चीन की बड़ी लैब्स में जैविक हथियार पर रिसर्च, बीजिंग से लेकर हेनान तक लैब में जैविक हथियार पर काम कर रहा है चीन। कई लैब्स का डेटा पश्चिमी देशों के पास उपलब्ध है और हालात बहुत ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं चीन के अंदर। पूरी दुनिया की निगाह चीन पर है, लेकिन चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसके देश में हालात खराब हो रहे हैं। लाशों का अंबार है, लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, बेड नहीं मिल रहा है लोगों को, रस्सियों पर बांध कर डिप चढ़ाई जा रही है लोगों को, और लोग मर रहे हैं। खाने पीने की सामान के लिए बिल्कुल लोग सड़कों पर, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद चीन ये कह रहा है कि ऑल इज वेल। लेकिन ये सवाल क्या उठ भी रहा है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये तस्वीरें क्या कहानी बयां कर रही हैं? चीन में कहां है जैविक हथियार और इस पर जो रिसर्च है वो क्या कुछ कहती है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में यह कहा जा रहा है सबसे बड़ा इसका सेंटर है और वहीं पर यह जैविक हथियार तैयार किया गया है। मिलिट्री मेडिकल रिसर्च यूनिट ऑफ बीजिंग में भी इसको तैयार किया जा रहा है और लगभग 1 दशक या यूं कहे 6-7 सालों से इस पर चाइना काम कर रही है। चाइना एकेडमी ऑफ साइंस और शिंगजियांग में इस पर काम किया जा रहा है। लगातार इस पर वहां के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और यह बात अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आ गई है। चाइनीज मेडिकल लेबोरेटरी हेनान में जो मौजूद है वहां पर भी इसको लेकर काम किया जा रहा है। लेबोरेटरी ऑफ पैथोलॉजी सिचुआन में भी इस पर काम किया जा रहा है। बेस्ट चाइना बायोमेडिकल बिग डाटा सेंटर में भी इस तरह का वेपन बनाने के लिए कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है चीन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चीन ने पूरी दुनिया के लिए खतरा बनाने की सोचा था, लेकिन इस खतरे में वो खुद घिर गया। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर विवेक गुप्ता है जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीन दुनिया के लिए खतरा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद इस खतरे में घिर गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस खतरे से बाहर निकले तो निकले कैसे। ऐसे में चीन में क्या होता हुआ नजर आ रहा है और हमारे लिए कितना अलार्मिंग सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, मैं खुद एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कई बार इन्वाइटेड रहा हूँ चाइना में और मैंने कई हॉस्पिटल्स उनके देखे हैं और उनके हेल्थ केयर सिस्टम को बारे में मुझे काफ़ी अंदाज है। उनका हेल्थ केयर सिस्टम भारत और यूरोप के करीब करीब बराबर है। मैं कहूँ काफ़ी डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम उनका। अगर वो हेल्थ केयर सिस्टम बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ देयर ओन मिस्टेक, अगर वो चरमरा गया है या बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं जो कि मीडिया दिखा रहा है, जो सही बात भी है, तो इसलिए हमको थोड़ा सा विश्व के लिए चिंता वाली बात है। पहली बात है, जैविक हथियार बनाने की कोशिश की
अब वो खुद उसमें फंस गया, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये वेरिएंट है, इस बारे में तो एक बात बताना चाहूँगा, जो ये वेरिएंट है वो इतनी अगर डेथ्स वहाँ कर रहा है तो हमारे यहाँ करेगा कि नहीं करेगा ये क्वेश्चन है। लेकिन इसका आंसर ये है सिंपल कि ये काफ़ी इन्फेक्शियस जरूर है, लेकिन इसकी विरुलेंस अभी कंफर्म नहीं है। विरुलेंस डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पे। अगर हम अच्छा डॉक्टर विवेक इसमें एक थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल है, चाहूंगा क्विक आंसर इस पर आपसे कि कुछ इस तरह से जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा कि जो यहां पर जो भी वैक्सीन तैयार की गई और भारत में भी चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जो फर्स्ट इसका ओरिजिनल फॉर्म आया था कोरोना वायरस का, उसको ध्यान में रखते हुए उसको टेस्ट करते हुए वैक्सीन को तैयार किया गया। इसके बाद तमाम जो म्यूटेट किए फॉर्म्स और जो वेरिएंट्स आए उस पर उतनी प्रभावी नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट फॉर्म को लेकर वैक्सीन को तैयार किया गया। ये कितना सही है? नहीं, ये बात कुछ हद तक सही है लेकिन टोटल सही नहीं है। देखिए ऐसा है, जो भी वैक्सीन बनी है ओमिक्रॉन पे तो काम करती है, उसका एक छोटा वेरिएशन है, एक स्पाइक प्रोटीन के ऊपर एक माइनर चेंज आया है, म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये BF7 आया। लेकिन अगर उसकी एफिकेसी 80 to 85% थी हमारी कोविशील्ड की, तो इसकी 70% तो होगी, ये सोचने के है। अभी हम कोई टेस्टिंग नहीं कर पाए हैं, तो हमारे प्रिकॉशन डोज पे हम वी आर लेफ्ट विद ओनली कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड एज ऑफ नाउ, एंड वी शुड बी होपफुल कि ये काम करेगी। जो मौजूदा वैक्सीन है वो भी काफी है इस नए वेरिएंट के लिए। जरूरी यह है कि उस वैक्सीन को लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बूस्टर डोज की एक बार फिर से प्रक्रिया तेज की जाए। एक और बड़ी खबर, चीन की सबसे बड़ी सरकारी फार्मा कंपनी ने दावा किया है, सिनोफार्म ने कहा है दवाइयों की समस्या जल्द खत्म होगी। 24 घंटे काम कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट। तो देखिए, चीन से एक और नई जानकारी सामने आ रही है कि 24 घंटे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहे हैं क्योंकि दवाइयों का भी अकाल पड़ गया, दवाइयों की भारी कमी देखने को मिली है चीन में, और इसीलिए कहा जा रहा है सिनोफार्म कंपनी की ओर से कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो 24 घंटे प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द दवाइयों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके और जो कोरोना से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उन्हें दवाइयां मिल सके। लेकिन इसके बारे में जो खबर हम लगातार आपको बता रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि चीन में अब मेडिसिन ही नहीं है, दवाइयों का अकाल पड़ गया, इसके बारे में अब आपको हम जानकारी देने वाले हैं और हालात बहुत ज्यादा डरावने हैं। देखिए, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर किस तरीके के इस वक्त चीन में हालात हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो मेरे राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एंटीवायरल, ये दवाई नहीं है चीन में, इतनी ज्यादा अब हालात वहां पर खराब हो गए। दूसरी जो दवाई है एंटीबायोटिक की, ये भी नहीं है, काम चल रहा है, दवाइयां बनाई जा रही हैं, 24 घंटे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है, लेकिन हालात बहुत खराब हैं। कफ फीवर की दवाइयां भी नहीं है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, अगर किसी को वायरल हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, दवाइयों की भारी कमी पड़ गई है। अभी देखिए 24 घंटे जो काम चल रहा है, जिसके बारे में सिनोफार्म ने कहा है 3 गुना उत्पादन का टारगेट रखा गया है इस फार्मा कंपनी की ओर से। 1600 यूनिट में प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 21 लाख के करीब में कर्मचारियों को लगा दिया गया है। 610 लॉजिस्टिक्स सेंटर बनाए गए हैं। सिनोफार्म कंपनी कह रही है कि 24 घंटे जो प्रोडक्शन यूनिट है वो काम कर रहा है। देखिए 2,10,000 के करीब में कर्मचारियों को लगा दिया गया है, दवाइयों का निर्माण कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो हालात हैं वो विभत्स हो चले हैं चीन में कोरोना की वजह से। देखिए, डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन है फोर्टिस स्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अशोक, ये जो सिनोफार्म कंपनी ने कहा है कि 24 घंटे प्रोडक्शन यूनिट काम कर रहा है, दवाइयों का निर्माण वहां पर किया जा रहा है बड़े तर्ज पर, लेकिन इतनी ज्यादा विभत्स स्थिति आखिर चीन में क्यों हो गई है कि वहां पर सर्दी, जुकाम, खांसी तक की दवाइयां अवेलेबल नहीं है इस वक्त अस्पतालों में? अस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है मानो किसी मॉल में जाते हुए वीकेंड में लोग नजर आ रहे हो। तो ये तो समझने की बात है। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो हमें कभी भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चीन की शायद ना मिले कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सर्टनली परेशानी तो बहुत हो रही है और पेशेंट्स बहुत तादाद में इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस कोविड से, और वो इसलिए है कि उनकी इम्यूनिटी शायद कभी बनी ही नहीं। ये जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी उसमें इम्यूनाइजेशन भी नहीं हुआ, स्पेशली एल्डरली का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, तो उनकी इम्यूनिटी प्रैक्टिकली है ही नहीं। और सडनली घरों में बंद करके अगर उनको खोल दिया जाए तो काफ़ी रेट से ये वायरल स्प्रेड हो रहा है कोविड में। और इनफैक्ट जहाँ तक सवाल है दवाइयों का, आपको पता ही है कि जब ये एक तादाद में होता है तो दवाइयों की कमी हर देश में हुई है, सिर्फ चीन ही नहीं। तो ये पहले भी दूसरे देशों ने भी एक्सपीरियंस किया है और चीन तो शायद इसके लिए तैयार ही नहीं था कि वो खोलें
और ये वायरस इस रेट से स्प्रेड हो जिसमें कि लाखों लाखों को इफेक्ट हो जाए। तो यहाँ ये पर- बात है। यहाँ पर- सेकेंडली मैं कहूंगा कि ये एक जी हाँ बोले। जी सेठ साहब, मैं आऊंगी आपके पास। आप बड़ी बात कह रहे हैं इस वायरस से जुड़ी हुई, लेकिन आपकी बात से ये समझ में आता है कि वायरस खतरनाक है। फिलहाल भारत में इसका असर अभी नहीं है, लेकिन सचेत रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ चर्चा करने के लिए। चीन को अभी नहीं मिलने जा रही वायरस से निजात। 3 से 4 महीने तक रहेगा कोरोना से हाहाकार। देश में मरीजों के मुकाबले इंतजाम जो है वो नाकाफी है। तो चीन के हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। 3 से 4 महीने में और ज्यादा कोरोना तबाही मचाएगा। तो आप देखिए चीन में हालात बहुत ही ज्यादा भयावह है। हालात इतने ज्यादा भयावह हैं कि एक एक दिन में वहां पर करोड़ों केस, यानी कि 24 घंटे में अगर 4 करोड़ केसेस का सामना आना बड़ी बात है। और यह तक कहा जा रहा है कि ये 25 करोड़ तक जा सकते हैं मामले। यानी कि अब चीन को सोचना होगा, शी जिनपिंग को सोचना होगा कि जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर वो लगातार टॉर्चर तो करते रहे, लेकिन तमाम बड़ी खामियां और जो साजिश उन्होंने की वो एक्सपोज हो रही है और इसका खामियाजा उनकी जनता भुगत रही है। अब आइए आपको यह दिखाते हैं कि चीन में हालात क्या है और वहां पर इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। यह समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो मार्च 2023 तक चीन में रह सकती है कोरोना सुनामी, जो BF7 की सुनामी वहां पर देखने को मिल रही है। मरीजों के मुकाबले डॉक्टर्स की संख्या वहां पर बहुत कम हो गई है। अब जो डॉक्टर्स भी है, जो मेडिकल स्टाफ भी है, वो भी पीड़ित है। वहां पर आनन फानन में बढ़ाई जा रही है ICU की संख्या, यह हो रहा है हेल्थ वर्कर्स की संख्या, दवाइयों की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह सब नाकाफी साबित हो रहा है। अस्पताल और शमशानों पर इंतजाम से कई गुना ज्यादा लोड वहां पर नजर आ रहा है। डॉक्टर अशोक सेठ, जो कि चेयरमैन है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अशोक, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो इस वक्त चीन में आपको देखने को मिल रहा है, आप इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? अगर कोई बायो वेपन बनाया गया, वायरस उनकी वुहान की लैब से ही रिलीज हुआ, तो क्या उस देश के पास उसको रोकने के इंतजाम नहीं थे? उसको यह नहीं पता था कि उसके खिलाफ कैसा डिफेंस आपको तैयार करना है? देखिए, जो सांप पैदा हुआ था वो अब उन्हीं को डस रहा है। ये तो समझने की बात है। उन्होंने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी रखी अपने आप को बचाने के लिए, उसी वायरस से जो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। और वही जीरो कोविड पॉलिसी का फेलियर हम सामने देख रहे हैं। वही वायरस जो वहाँ से हुआ था। तो अगर सांप को हम दूध देते हैं और उसको हम आप आंगन में छोड़ते हैं या दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों को सोचते हैं कि दूसरे लोगों को इफेक्ट करेगा, तो अपने आप को भी इफेक्ट कर सकता है किसी को। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। देखिए वहाँ पे जो हो रहा है, आई वुडंट से पैनिक हो गया है। आफ्टर ऑल ये कोविड उनकी पॉलिसीज का रिपरकशन है। कई तरीके से उनकी इम्यूनाइजेशन स्टेटस पुअर रही है, उनकी वैक्सीन्स पुअर रही हैं, उनकी जीरो कोविड पॉलिसी फेलियर है। एग्जैक्टली। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें हर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही मिल रही है। इनफैक्ट सही इंफॉर्मेशन चीन की कभी दूसरों तक पहुंचेगी ही नहीं। और वहां पे कौन सा वेरिएंट इफेक्ट कर रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। हम कहें बड़ी भी अच्छी बात कही है डॉक्टर अशोक सेठ आपने, और बहुत ही 0.7 हो, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हिंदुस्तान में रेज किया है। बट रियली क्योंकि डॉक्टर जी इस बात का इस सवाल का जवाब ठीक से दे पाएंगे। डॉक्टर DS राणा, डॉक्टर अशोक सेठ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो चीन में रह रहे लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली इंडिया के लोगों के जैसा नहीं है। इसका क्या कारण आप मानते हैं कि ऐसी किसी बीमारी से चीन के लोग नहीं निपट पाते हैं? इम्यून सिस्टम उनका इतना स्ट्रांग है नहीं? दो कारण बताया ना डॉक्टर अशोक ने। एक तो आपकी जो जीरो पॉलिसी थी, जीरो कोविड पॉलिसी, दूसरा आपने लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया, और जो वैक्सीन थी वो भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए हार्ड इम्यूनिटी नहीं हुई भाई। तो एक वर्जन लैंड है जहाँ लोग सब, लेकिन सर एक नेचुरल इम्यून सिस्टम भी होता है, लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी होता है, वो भी चीन के आम नागरिकों में नजर नहीं आता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, पर एटलीस्ट नेचुरल तो इनेट इम्यूनिटी होती है, वो तो हो शायद होगी। पर इसके लिए पार्टिकुलर वायरस स्पेसिफिक है, वायरस स्पेसिफिक है। अच्छा, उनके पास वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है।
बहुत बड़ी बात आपने कही कि उनके पास वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी नहीं है। मैं सिंह साहब आपके पास आ रही हूँ, जल्दी से एक कमेंट आपसे भी ले लेते हैं, क्योंकि ये जो है एक साजिश की तरफ, एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा है जो चीन इस वक्त खेल रहा है दुनिया के सामने। ऐसा लग रहा है कि जो चीन आंकड़े दिखा रहा है वो भी फिशी है और इसमें भी कोई झोल है, इसमें भी कोई साजिश है जो कि दुनिया के सामने कुछ और तस्वीर पेश की जा रही है। आपको क्या लगता है इस वक्त स्थिति क्या होगी और कैसे आगे दुनिया इसे लेगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ फ्रॉम द डिफेंस एंगल कि चीन का जो डॉक्ट्रिन है, जो उसकी स्ट्रैटेजी है, वो तालमेल करती है उसकी मिलिट्री सिविल फ्यूजन के साथ। और मिलिट्री सिविल फ्यूजन के साथ मैं याद दिलाना चाहता हूँ दर्शकों को कि 1982 की बायोलॉजिकल कन्वेंशन थी एक ट्रीटी, उसमें 1984 में चीन सिग्नेटरी बने थे, पर उन्होंने बायोलॉजिकल रिसर्च जारी रखी। और आपने बताया था करुणा कि कहाँ पे उनके रिसर्च सेंटर्स हैं। अभी इसमें क्या है कि जो उसकी मिलिट्री सिविल फ्यूजन है वो उसने एक मिलिट्री वेपन का इस्तेमाल करने का उसका डॉक्ट्रिन के अंदर है। लेकिन बेशक वो पूरी दुनिया में खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। और योगेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं जो कि फॉर्मर एम्बेसडर है। सर, उससे आपके पास मैं आऊंगा और आपसे तमाम सवालात हैं वो करने हैं मुझे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर ने दस्तक दे दी है और उसका कहर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ चीन नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, जर्मनी में भी तेजी से BF7 वेरिएंट अपने पांव पसार रहा है। साउथ कोरिया में हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो गए हैं और आप समझिए कि सिर्फ चीन से जो वायरस निकला सिर्फ चीन के लिए खतरा और मुसीबत नहीं बना है, बल्कि फिलीपींस, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और वो अमेरिका जो पहली वेव के दौरान चीन के कहीं साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था और उसकी तारीफ करता हुआ नजर आया उसकी मैनेजमेंट की, लेकिन इस बार वो खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है और हालात अमेरिका में भी बहुत ज्यादा खराब है। कोरोना का प्रसार विदेशों में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम देश, सबसे पहले बात कर लेते हैं जापान की, देखिए बात कर लेते हैं वहां पर हालात क्या है। 24 से लेकर 30 नवंबर तक 1,03,480 केसेस वहां पे थे। 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 1,08,795 केसेस। 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 1,35,004 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 1,54,021 केसेस जापान में दर्ज किए गए। इसके अलावा अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका की बात कर लीजिए। अमेरिका, वर्ल्ड पावर अमेरिका, 24 से लेकर 30 नवंबर तक 40,876 केसेस। 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 65,000 केसेस। 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 63,000 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 65,000 केसेस। मतलब केसेस कम नहीं हो रहे हैं, कांस्टेंट बने हुए हैं। इसके अलावा अब दक्षिण कोरिया का जो डाटा है वो भी देख लीजिए आप। 24 से लेकर 30 नवंबर तक 53,000 केसेस। 1 से लेकर 7 दिसंबर तक 56,000 केसेस। 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 63,000 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 67,000 केसेस दर्ज किए गए। अब बात कर लेते हैं जर्मनी की। जर्मनी में देखिए 24 से लेकर 30 नवंबर तक जो पहला डाटा है वो 25,000 केसेस का है। उसके बाद 1 से लेकर 7 दिसंबर तक केसेस बढ़ जाते हैं, 27,000 हो जाते हैं। 8 से लेकर 14 दिसंबर तक 30,000 केसेस और 15 से लेकर 21 दिसंबर तक 32,000 एक्टिव केसेस इस वक्त जर्मनी में भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। डॉक्टर योगेश गुप्ता जी हैं, पूर्व राजदूत हैं, डिप्लोमेट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जो चाइना की डिप्लोमेसी है आज की तारीख में सवालों के घेरे में है। चाइना ने जो किया उसका अंजाम वो भुगत रहा है, लेकिन भारत के लिहाज से, अमेरिका के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से समझे तो अमेरिका कहां खड़ा, माफ करें, चीन कहां खड़ा है, चीन को कैसे देख रहे हैं और चीन से क्या उम्मीदें करे आज की तारीख में पूरी दुनिया? भाई देखिए, जब ये कोविड शुरू हुआ तो चीन ने कहा कि भाई हमारे मुल्क ने सबसे जल्दी कोविड पे कंट्रोल पा लिया है और वो कहने लगे कि जो हमारा कम्युनिस्ट सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से सुपीरियर है क्योंकि हम लोगों ने कोविड को जल्दी कंट्रोल कर लिया है 3 महीने के अंदर। लेकिन वो जो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी है, अब आके पता लगता है कि वो किस तरह से नाकाम रही है और किस तरह से जो है एक आंकड़े के हिसाब से 1 से 20 दिसंबर के बीच में 248 मिलियन यानी 24 से 25 करोड़ के बीच में जो है लोग वहां पर इन्फेक्टेड हुए हैं। एक दिन में जो है इस आंकड़ों के हिसाब से
23 मिलियन यानी 2.3 करोड़ लोग जो है एक एक दिन में इन्फेक्ट हो रहे हैं। और वहां पर जैसे आप लोगों ने कहा कि हर चीज की शॉर्टेज है, दवाइयों की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। और अब जब ये कोविड जो है वहां के रूरल एरियाज में फैलेगा जी गुप्ता साहब, तो वहां पर दो समस्याएं हैं कि एक तो वहां पर एल्डरली लोग बहुत हैं और दूसरी बात है कि रूरल एरियाज में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत तो कमजोर वहाँ हैं। और ज्यादा मुसीबत आ जाएगी। हाँ, अगर रूरल हाँ, और एरियाज में ज्यादा पहुंच ये- गया, अगर ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया तो और ज्यादा भयंकर हालात हो जाएंगे चीन में और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, कोरोना की रफ्तार पकड़ते ही सच छिपाने लगा है चीन। WHO को कोरोना से जुड़े डेटा अब नहीं दे रहा है चीन। WHO को अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या नहीं बता पा रहा है। WHO को कोरोना से मौतों की सही जानकारी नहीं दे रहा है चीन। 7 दिसंबर के बाद से चीन ने WHO से शेयर ही नहीं किया है डाटा। 7 दिसंबर और 24 दिसंबर आज। तो ऐसे में क्या चीन सच छुपा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जल्दी से आइए बिग बॉल के जरिए आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं कि क्यों चीन पर लगातार ये आरोप लग रहा है कि चीन बाकायदा सच छुपा रहा है। जो एक्चुअल हालात इस वक्त कोरोना के हैं चीन के भीतर, वो सिचुएशन वो WHO को नहीं बता रहा। कितनी मौतें हुई हैं, कितनी कमी है बेड्स की, अस्पतालों की कितनी कमी है, किस किस चीज़ से जूझ रहा है, ये तमाम डिटेल्स नहीं बता रहा है। क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? WHO ने चीन को कब कब बचाया है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, चीन हर रोज 5000 से ज्यादा की मौत। ब्लूमबर्ग के हवाले से दरअसल ये खबर आई है और WHO बेचारे चीनी अधिकारी केस टैली नहीं कर पा रहे हैं। WHO से आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो बाकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि चीन कोरोना का पहला केस सितंबर-अक्टूबर 2019 में आया था। ये पॉइंट नंबर 2। WHO ने कब कब बचाया है, दरअसल ये हालात कब कब पैदा हुए ये हम बता रहे हैं। कोरोना का ऑफिशियली पहला केस जो आया वो दिसंबर 2019 में आया, इसीलिए इसे कोविड-19 कहा गया। WHO का था इसमें जो स्टेक था कि चीन के हालात नियंत्रण में हैं। उस वक्त जब WHO ने कहा था कि चीन के हालात कंट्रोल में हैं और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, जनवरी-फरवरी 2020 दुनिया में चीन से कोरोना फैलना शुरू हुआ और फिर हाहाकार कई देशों में मचा, जिसमें WHO ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें ये कि कोरोना वायरस पेंडेमिक नहीं है, यानी ये महामारी नहीं है। पांचवा पॉइंट, WHO की तरफ से कोरोना फैलने के कई महीनों की देरी के बाद जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई। और इस बीच हम आपको बता दें भारत में क्या स्थिति है, लगातार उस पर भी अपडेट दे रहे हैं। कोरोना कोहराम के बीच लोगों से झूठ बोल रहा है चीन, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनका कोरोना को लेकर बयान सामने आया है। चीन, जापान, सिंगापुर, बैंकॉक से आने वाले यात्रियों को ट्रैक करेंगे, ये मांडविया का कहना है। विदेशी यात्री RT-PCR रिपोर्ट लेकर ही आएंगे, ये भी कहा उन्होंने। भारत में भी यात्रियों का थर्मल स्क्रीनिंग होगा, ये भी मांडविया ने कहा। संक्रमित को क्वारंटीन करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी बातें कही गई हैं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। लगातार पैनी निगाह केंद्र सरकार बनाकर रखी हुई है। जो हालात है इस वक्त उस पर पूरा विजिलेंस इस वक्त केंद्र सरकार का है। और आपको बता दें कि अगर कोई लक्षण है तो उसे क्वारंटीन करने के लिए कहा गया। क्या कुछ कहा मनसुख मांडविया ने चीन, जापान, सिंगापुर को लेकर भी, उनके यात्रियों के आवाजाही को लेकर भी, आइए आपको सुनवाते हैं। चीन में जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। और देखिए बड़ी खबर फटाफट, सरकार लगातार सतर्क रहने के लिए कह रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही। विदेश से आ रहे यात्रियों की कोई जांच नहीं, न थर्मल स्क्रीनिंग, न वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी तक रैंडम टेस्टिंग भी शुरू नहीं हो पाई। इस पर बहुत क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगा डॉक्टर विवेक, कि सरकार की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव, और लेकिन ये लापरवाही कितनी घातक। बहुत क्विक। देखिए ऐसा है कि
अभी कल ही ये आदेश जारी हुआ है। मैं सोचता हूँ कि आज शाम तक ये लागू हो जाना चाहिए और लागू होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि मैं सरकार से एक आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो प्रिकॉशनरी डोज जो हेल्थ केयर वर्कर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स या 60 साल के ऊपर जो ले चुके हैं, उनका भी समय आ गया है कि शायद वो 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो उनको भी अलाउ करना चाहिए। बिल्कुल, दे आर द प्रिकॉशनरी जो डोज है, जो बूस्टर डोज है, वो बाकायदा इस पर और ज्यादा जो ड्राइव है उसको तेज करना चाहिए। रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। दुनिया भर में कोविड के केसेस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि आज से यानी 24 दिसंबर से इंटरनेशनल यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी और इसी की जांच पड़ताल करने के लिए हमारी मौजूदगी इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। आर यू कमिंग? Los Angeles. What's your name? Puneet. Just tell me that is any testings going on inside the premises? No, no testing. No testing, no thermal screening? No. No, there's no testing, no thermal screening, nothing. Did the authorities ask you to put over your mask and all those stuff? No. No. Nobody asked you? No. No testing? No testing. No, there's no Any testing done? No, there's no testing. No testing, no thermal screening, not even the temperature measurement? No, no, nothing. Nothing? Nothing. Just can you just tell me what exactly is going on? Are they even asking from where you coming? Are they taking checking your COVID vaccination doses or not? No. No. No, No, not no, any. Nothing. ओके तो बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव यहाँ पर हमने बातचीत सुनाई। लॉस एंजलिस अमेरिका से आए इंटरनेशनल यात्री हैं ये, और आज से कोविड टेस्टिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन फिर भी इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखाएं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के। देखिए किस तरीके से जो अमेरिका में आपने देखा होगा, हम लगातार खबर दिखाते रहे हैं कि अमेरिका में कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ते रहे हैं, और ये इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो हैं वो अमेरिका से ही आए हैं और सीधे तौर पर इनकी ना कोई थर्मल स्क्रीनिंग की गई, ना इनके कोविड वैक्सीनेशन के डोजेस को चेक किया गया। तो साफ तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए एक और सरकार जहां कह रही है कि एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की सुविधा अब शुरू कर देनी चाहिए, खासकर कर विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए, लेकिन रियलिटी चेक ये कहता है कि एयरपोर्ट पर अभी तक ये सुविधा शुरू नहीं की गई है, बड़ी लापरवाही बरती जा रही है।